नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्था ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशंस। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने ऊडोगोनियम जो कि हमारा सेकंड एल्गी का प्लांट था वह स्टार्ट किया था। अब ऊडोगोनियम के अंतर्गत हमने ऊडोगोनियम के थैलस या फिलामेंट की संरचना, इसका क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जो इम्पोर्टेंट जातियाँ थी उनके बारे में, और साथ ही ऊडोगोनियम में हमने कायिक और अलैंगिक जनन को डिस्कस कर लिया था। जब हमने ऊडोगोनियम में अलैंगिक जनन को देखा था तो वहाँ पर जो अलैंगिक जनन किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता है? चल बीजाणु के द्वारा किया जाता है और कुछ एकाइनेट्स के द्वारा किया जाता है। तो चल बीजाणु को हमने वहाँ पर डायग्राम की सहायता से देखा था कि किस प्रकार चल बीजाणु का निर्माण हुआ था, कहाँ पर हुआ था? चल बीजाणुधानी के अंदर हुआ था। और चल बीजाणुधानी कहाँ पर बनी थी? तो कोई भी केप युक्त जो कोशिका थी, अंतर्वेशी कोशिका जो कि केप युक्त थी, उसमें ही क्या हुआ था? वही कोशिका चल बीजाणुधानी मातृ कोशिका की बात ही कार्य कर रही थी और वह चल बीजाणु में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसके जीव द्रव्य ने रूपांतरित होकर क्या बना दिया था? चल बीजाणु का निर्माण कर दिया था। और वह चल बीजाणु कैसा था? कशाभिका युक्त था, जो कि शीर्ष भाग की भित्ति के फटने पर या जो वहाँ पर केप थी वहाँ के पास की भित्ति के फटने पर चल बीजाणु बाहर की ओर मुक्त हो गया था और उसने अंकुरित होकर अनुप्रस्थ विभाजन करके क्या बनाया था? ऊडोगोनियम के न्यू फिलामेंट का निर्माण किया था। तो इस प्रकार हमने वहाँ पर अलैंगिक जनन को समझा था। आज हम डिस्कस करेंगे ऊडोगोनियम में या ईडोगोनियम में लैंगिक जनन। कौन सा जनन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। अब जो ऊडोगोनियम में जो लैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वह होता है oogamous प्रकार का, मतलब अंडयुग्मकी प्रकार का। कैसा होता है? oogamous प्रकार का, मतलब अंडयुग्मकी प्रकार का, जो कि सब एल्गी में सबसे एडवांस प्रकार का या सबसे विकसित प्रकार का लैंगिक जनन है। oogamous में क्या होगा? केवल एक अंडदानी बनेगी जिसमें एक एग होगा और वह कैसा होगा? अचल प्रकृति का होगा। जबकि पोमणु का जो निर्माण होगा वह बहुत संख्या में होगा, मतलब जो एंथ्रेजोइड्स बनेंगे वह काफी संख्या में बनेंगे और पोमणु में कशाभिका युक्त होंगे, जो कि गति करके अंडदानी तक आएंगे और वहाँ पर एक सेल को निषेचित करने का कार्य करेंगे। मतलब यहाँ पर जो मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे वह दोनों ही संरचना में और आकार में क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। और जो एक सेल होगी वह अचल प्रकृति की होगी, जबकि जो मेल गैमेट होंगे वह चल प्रकृति के होंगे, क्योंकि उनमें कशाभिका पाई जाएगी। इस प्रकार का जो लैंगिक जनन होता है उसे क्या कहा था हमने? oogamous टाइप का या अंडयुग्मकी प्रकार का या विषम युग्मकी प्रकार का, जिसे हेटेरोगेमस भी कहा था। तो इस प्रकार का लैंगिक जनन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ऐसा ही हमने वोल्वॉक्स के अंदर देखा था। वोल्वॉक्स में भी क्या थी? एक सेल अचल प्रकृति की थी, जबकि पोमणु चल प्रकृति के थे, जो कि काफी असंख्यक थे। तो वहाँ पर भी अंडयुग्मकी प्रकार का होता है। यहाँ पर भी हमें अंडयुग्मकी प्रकार का देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो सारे ही जितने भी जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं उसमें अंडयुग्मकी प्रकार का जनन ही हमें देखने को मिलेगा। इसी कारण जो क्लोरोफाइसी जो क्लास है वह एल्गी की एडवांस क्लास मानी जाती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो ऊडोगोनियम की जो जातियाँ होती हैं वह एक लिंगाशयी भी हो सकती है और द्विलिंगाशयी भी हो सकती है। मतलब ऊडोगोनियम के एक ही फिलामेंट में अंडदानी का निर्माण भी हो सकता है और कुंदानी का निर्माण भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अंडदानी और कुंदानी दोनों का निर्माण ऊडोगोनियम के अलग अलग तंतुओं पर बने। अगर अलग अलग तंतुओं पर बनता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है एक लिंगाशयी या डायोसियस। क्या कहा जाता है? एक लिंगाशयी या डायोसियस। अगर दोनों ही जननांग कुंदानी और अंडदानी एक ही तंतु पर बने तो उसे क्या कहा जाता है? उभय लिंगाशयी या मोनोसियस। अब जो लैंगिक जनन किया जाएगा ऊडोगोनियम के द्वारा उसके लिए क्या क्या परिस्थितियां होगी,
किस प्रकार की जाति के द्वारा किया जाएगा? तो जो ओडोगोनियन की जो स्थिर जातियां होती है, जो कि स्थिर जल में पाई जाती है, बहते हुए जल में नहीं पाई जाती, मतलब स्थिर जल में पाई जाती है, उनके द्वारा ही मैक्सिमम कंडीशन में लैंगिक जनन किया जाता है। और कब किया जाएगा? तो वह किया जाएगा जब ओडोगोनियन की प्लांट बॉडी को या इसके थैलस को नाइट्रोजन की कमी महसूस होगी, या नाइट्रोजन की कमी की अवस्था किसको प्रेरित करती है? इनमें लैंगिक जनन को प्रेरित करती है। और स्थिर जातियों में यह देखने को मिलता है, जबकि बहते हुए जल में पाई जाने वाली जातियां है उनमें यह नहीं देखने को मिलता या काफी कम मात्रा में देखने को मिलता है। अब लैंगिक जनन के दौरान इनमें क्या होगा? लैंगिक जनन के दौरान इनमें कुंदानी का निर्माण होगा। अब जो कुंदानी बनती है वह दो प्रकार के तंतुओं पर बन सकती है। इसमें एक तो बौने तंतु पर कुंदानी का निर्माण हो सकता है, एक सामान्य आकार के तंतु पर कुंदानी का निर्माण हो सकता है। यहाँ पर लैंगिक जनन के दौरान क्या होगा? अंडदानी और कुंदानी बनेगी, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है। अंडदानी के अंदर एक सेल का निर्माण होगा और कुंदानी के अंदर एंथ्रेजोइड या जो मेल गैमेट है या जो कुंभणु है उनका निर्माण होगा। अब जो यहाँ पर कुंदानी बनेगी वह कुंदानी दो प्रकार के तंतुओं पर यहाँ पर बन सकती है। एक तो सामान्य आकार के नर तंतु, कौन से तंतु? सामान्य आकार के नर तंतु या सामान्य आकार के तंतु पर कुंदानी का निर्माण हो सकता है, या फिर एक हो सकता है बौने या छोटे आकार के, कौन से? बौने या छोटे आकार के तंतु के ऊपर। तो इसी आधार पर जो ओडोगोनियन की जातियां हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है। अब कौन कौन सी जातियां हैं? क्योंकि हमने देखा भी कुंदानी का निर्माण या तो सामान्य आकार के तंतु पर हो सकता है या बौने आकार के तंतु पर हो सकता है। तो इन दोनों ही केस को लेते हुए जो ओडोगोनियन की जो जातियां हैं वह दो प्रकार की होती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी होती है वह। तो एक तो होती है पुदीर्घी जाति और एक होती है पुवामन जाति। कौन कौन सी जाति? एक तो पुदीर्घी जाति या पुदीर्घी जातियां और सेकंड है पुवामन जाति। अब पुदीर्घी जातियों में जो कुंदानी का निर्माण होगा या कुंदानी की जो श्रृंखला बनेगी वह कौन से आकार के तंतु पर बनेगी? तो वह सामान्य आकार के तंतु पर बनेगी। जबकि जो पुवामन जाति में जो कुंदानी का निर्माण होगा वह कहाँ पर होगा? वह बौने आकार के नर तंतु पर होगा या बौने आकार के मेल फिलामेंट्स पर इसका निर्माण होता है। अब जो पुदीर्घी जातियां हैं, पुदीर्घी का मतलब क्या होता है? सामान्य आकार के नर तंतु पर कुंदानी का निर्माण होगा। अब जो पुदीर्घी जातियां हैं ये पुदीर्घी जातियां भी दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो एक लिंगाशयी और एक होती है द्विलिंगाशयी। पुदीर्घी को इंग्लिश में कहा जाता है मैक्रोएंड्रस जातियां। क्या कहा जाता है इन्हें? पुदीर्घी जातियां हैं, इन्हें कहा जाता है मैक्रोएंड्रस स्पीसीज। अब जो मैक्रोएंड्रस स्पीसीज होती है ये दो प्रकार की हो सकती है। एक तो एक लिंगाशयी का मतलब कुंदानी का निर्माण अलग तंतु पर होगा और अंडदानी का निर्माण अलग तंतु पर होगा। और एक होती है यह द्विलिंगाशयी। इसमें क्या होगा? कुंदानी और अंडदानी दोनों ही एक ही फिलामेंट पर बनेंगे। जो ओडोगोनियन का जो फिलामेंट होता है उसी के ऊपर क्या बनेंगे? द्विलिंगाशयी में तो इसी के ऊपर अंडदानी का निर्माण भी हो जाएगा और इसी के ऊपर कुंदानी का निर्माण भी हो जाएगा। और यहाँ पर जो कुंदानी का निर्माण होगा वो सामान्य आकार के तंतु पर होगा। इसी कारण ये कौन सी जाति है? पुदीर्घी द्विलिंगाशयी जाति। परंतु जो पुदीर्घी एक लिंगाशयी जाति होती है उसमें
ओडोगोनियम के दो फिलामेंट होंगे, एक फिलामेंट मादा की तरह बिहेव करेगा और एक फिलामेंट नर की तरह बिहेव करेगा, मतलब मेल फिलामेंट होगा और फीमेल फिलामेंट होगा। मेल फिलामेंट पर क्या बनेगा, कुंदानी की श्रृंखला बनेगी, जबकि जो फीमेल फिलामेंट होगा या जो मादा तंतु होगा उसके ऊपर क्या बनेगा, यहाँ पर अंडदानी का निर्माण होगा। तो पूदीर्घी जातियां भी एक लिंगा से और द्विलिंगा से हो सकती है और यहाँ पर कुंदानी का निर्माण सामान्य आकार के तंतु पर होगा, जबकि जो ओवामन जो जातियां होती हैं इनमें कुंदानी का निर्माण बोने या छोटे आकार के तंतु पर होगा। तो बोने या छोटे आकार का तंतु हम कहाँ से लाएं, एक क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है यहाँ से, क्योंकि सामान्य आकार का जो तंतु है वह तो कौन सा है, ओडोगोनियम का जो तंतु है वो उसे ही सामान्य आकार का तंतु कहा जाता है, जबकि जो बोना तंतु है पहले इस बोने तंतु का हमें यहाँ पर निर्माण करना होगा। अब जो ये बोने तंतु का जो निर्माण किया जाता है वह एक विशिष्ट प्रकार के बीजाणु से किया जाता है, जिसे एंड्रोस्पोर कहा जाता है या विचित्र बीजाणु कहा जाता है। तो विचित्र बीजाणु का निर्माण करने के लिए पहले हमें एक प्रकार की बीजाणुदानी बनानी होगी, जिसे विचित्र बीजाणुदानी कहा जाता है। और वह विचित्र बीजाणुदानी का निर्माण कहाँ पर होगा, या तो अंडदानी वाले तंतु पर भी हो सकता है या कुंदानी वाले मतलब अंडदानी वाले तंतु पर भी हो सकता है या सेपरेट तंतु पर भी हो सकता है। इसी आधार पर इनकी जातियों को दो और प्रकारों में बांटा जाता है, एक तो गाइनो एंड्रोस्पोरस और एक तो गाइनो एंड्रोस्पोरस और जो दूसरा तंतु है जहाँ पर विचित्र बीजाणुदानी का निर्माण होगा स्वतंत्र रूप से, उसे कहा जाता है एंड्रोस्पोरस। तो इसे दो प्रकार में बांट सकते हैं, वैसे इसका बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखते हैं भूदीर्घी जातियां। भूदीर्घी जातियां में कुंदानी का निर्माण कैसे होता है, इसको हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। अगर भूदीर्घी जातियों में कुंदानी की अगर हम बात करें, कुंदानी के निर्माण में कौन सी कोशिकाएं भाग लेगी, तो हमने देखा भूदीर्घी जातियों में जो ओडोगोनियम का जो फिलामेंट होता है उसकी ही कोशिकाओं में क्या होता है, कुंदानी का निर्माण होता है या उसकी कोशिका के द्वारा ही कुंदानी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ओडोगोनियम के जो फिलामेंट की जो केप युक्त अंतर्वेशी कोशिका है, जैसे हमने देखा था ओडोगोनियम के फिलामेंट की संरचना कैसा था, नीचे की ओर यहाँ पर होल्ड पास था, ऊपर की ओर एक एपिकल सेल थी और बीच की जो कोशिकाएं थी वो कैसी थी, अंतर्वेशी कोशिकाएं, जिसमें कुछ कोशिकाएं केप युक्त थी। तो केप युक्त कोई भी जो कोशिका होती है वो कुंदानी के निर्माण में भाग ले सकती है। अब कौन जो कोशिका यहाँ पर कुंदानी के निर्माण में भाग लेती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एंथ्रीडियल मदर सेल या कुंदानी मात्र कोशिका। क्या करेंगे हम, एंथ्रीडियल मदर सेल या कुंदानी मात्र कोशिका, जो आगे जाकर क्या बनाएगी, कुंदानी बनाएगी। अब कुंदानी मात्र जो कोशिका होती है या जो ये अंतर्वेशी कोशिका है, हमने देखा था इस कोशिका में बहुत बड़ी केंद्रकीय रिक्तिका होती है, जिसकी वजह से जो केंद्रक है ये कहाँ पर होता है, परिधीय भाग में होता है। तो सर्वप्रथम इस कोशिका की रिक्तिका डिसअपीयर या गायब होती है, जिसके फलस्वरूप जो ये केंद्रक है यहाँ पर केंद्र में आ जाता है। फिर इस कोशिका में क्या होगा, एक असमान अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके कारण दो असमान कोशिकाएं बनेगी। एक तो छोटी कोशिका जो ऊपर की ओर होगी उसे क्या कहेंगे हम, एंथ्रीडियल सेल या कुंदानी कोशिका कहेंगे, और जो नीचे की जो बड़ी कोशिका होगी उसे क्या कहा जाता है, सिस्टर सेल कहा जाता है। पहले तो क्या होगा, केंद्रक परिधि से केंद्र की ओर आएगा, फिर इस केंद्रक में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी और फिर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। मतलब यहाँ पर एक असमान अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके कारण यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। जो छोटी कोशिका होगी वो ऊपर की ओर होगी और उसे एंथ्रीडियल सेल कहेंगे, जबकि जो बड़ी कोशिका होगी उसे सिस्टर सेल कहेंगे, जो कि आधारीय सिरे की ओर होगी। अब जो यहाँ पर ये सिस्टर सेल है ये बार बार ऊपर की ओर अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होकर कुंदानियों की या एंथ्रीडियल सेल की एक श्रृंखला का निर्माण कर देती है। इसी कारण जब हम तंतु में देखते हैं, ओडोगोनियम के तंतु को देखना आप, उसमें कुंदानियों की एक
श्रृंखला या एंथ्रीडियल चेन नजर आती है। तो उस एंथ्रीडियल चेन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सिस्टर सेल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये एक बार विभाजित होगी जिसके कारण वापस से एंथ्रीडियल सेल, फिर नीचे से वापस सिस्टर सेल बन जाती है, फिर नीचे की सिस्टर सेल वापस से विभाजित होगी जिसके कारण वापस एंथ्रीडियल सेल बनेगी, सिस्टर सेल रह जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर कुंडलियों की एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? प्रत्येक कुंडली में केवल एक ही केंद्रक है। अब कुछ समय पश्चात क्या होता है? इस कुंडली का जो केंद्रक है वह उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसके कारण एक ही कुंडली के अंदर दो केंद्रक बनते हैं, फिर उनमें कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो जाता है। इस कारण यहाँ पर कुंडली के अंदर दो केंद्रक दिखाई देते हैं और यह दोनों ही केंद्रक किसका निर्माण करते हैं? आगे जाकर दो मेल गैमेट्स का या दो ओवुल या एंथ्रेजोइड्स का निर्माण करेंगे, क्योंकि इसका केंद्रक और जीव द्रव्य ही किसमें रूपांतरित हो जाएगा? आगे जाकर ओवुल में, या जो बीजाणु बनेंगे जिन्हें हम मेल गैमेट्स कहेंगे उनके रूप में रूपांतरित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इस स्टेज से यहाँ पर जैसे ही आए तो इनके जीव द्रव्य और केंद्रक ने किसका निर्माण कर लिया है? यहाँ पर ओवुल का या एंथ्रेजोइड्स का निर्माण कर लिया है। अब ये एंथ्रेजोइड्स यहाँ की भित्तियों के पड़ने पर यहाँ से मुक्त हो जाएंगे और अंडदानी के पास जाकर अंडदानी में प्रवेश कर उसमें उपस्थित एक सेल को निषेचित करके जाइगोट का निर्माण करेंगे। परंतु इसके पहले हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो नर युग्मक या एंथ्रेजोइड्स बना है उसकी शेप कैसी है। तो इसकी जो शेप होती है वह हमने जो अलैंगिक जनन के दौरान जो चल बीजाणु बनाया था उसी के समान यह आकार, उसी के समान यह आकृति का होता है, परंतु आकार में देखें तो आकार में उससे छोटा होगा, क्योंकि वहां पर अलैंगिक जनन के दौरान जो चल बीजाणु बना था वह आकार में बड़ा था, जबकि यहाँ पर जो आकार में ये कैसा है? छोटा है। जबकि इनकी आकृति कैसी है? पियर शेप या नाशपति आकार की है, जिसका जो नुकीला वाला सिरा होता है यहाँ पर क्या होती है? कशाभिकाओं की बले होती है और आधारी वाले सिरे पर एक क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर देखने को मिलता है इसके अंदर। और इसके अंदर अवगुणित केंद्र में क्या होता है? जीव द्रव्य होता है, क्योंकि टेलस कैसा है हमारा? ओडोवरिन की कोशिका कैसी है? अवगुणित है। तो यहाँ पर जो ये एंथ्रेजोइड बनेगा वह भी कैसा होगा? अवगुणित प्रकृति का होगा। अब जो ये एंथ्रेजोइड है वह अंडदानी के समीप जाएगा, या तो अंडदानी उसी थैलस पर होगी या उसी फिलामेंट पर होगी जिसके ऊपर कुंडली बनी है, या फिर अंडदानी किसी दूसरे फिलामेंट पर भी हो सकती है। इसी आधार पर तो हमने बांटा था एक लिंगाशयी और द्विलिंगाशयी उदरीय जातियां। तो जहां पर भी अंडदानी होगी वहां पर जाएगा और अंडदानी में प्रवेश करके एक सेल को निषेचित करके जाइगोट का निर्माण कर देगा। इस प्रकार उदरीय जातियों में कुंडली का निर्माण होता है और कुंडली के द्वारा मेल गैमेट का निर्माण कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वावन जातियां। अब उन पूर्वावन जातियों में कुंडली का निर्माण किस प्रकार होगा, और हमने यह भी देखा था कि पूर्वावन जातियों में कुंडली के निर्माण करने के लिए पहले हमें एक बोने आकार के नर तंतु का निर्माण करना पड़ेगा, और जो वह नर तंतु होगा उसी में ही क्या बनेगी? कुंडली बनेगी और कुंडली के अंदर ही मेल गैमेट बनेंगे। परंतु उस बोने आकार के नर तंतु का निर्माण करने के लिए हमें एक विशिष्ट प्रकार के बीजाणु की जरूरत पड़ती है, और उस बीजाणु को कहा जाता है एंड्रोस्पोर या विचित्र बीजाणु। अब वो बीजाणु का निर्माण कहाँ पर होगा? उस बीजाणु का निर्माण, बीजाणु है तो बीजाणु का निर्माण बीजाणुदानी के अंदर होगा। तो विचित्र बीजाणु का निर्माण जहाँ पर होता है उसे विचित्र बीजाणुदानी कहते हैं। और विचित्र बीजाणुदानी कहाँ पर बनती है? जो ओडोगोनियम का जो सामान्य फिलामेंट है इसी में ही क्या बनेगी? विचित्र बीजाणुदानी बनेगी। अब वो विचित्र बीजाणुदानी या तो अंडदानी वाले तंतु पर बन सकती है या कुंडली वाले, मतलब या तो अंडदानी वाले तंतु पर बन सकती है या स्वतंत्र तंतु पर बन सकती है, जिसके ऊपर या तो कुंडली वाला तंतु होगा या फिर दूसरे तंतु पर होगा जहां पर अंडदानी नहीं होगी। इस आधार पर उसकी जो जातियां होती है एंड्रोस्पोरेंजियम के आधार पर या विचित्र बीजाणुदानी के निर्माण के आधार पर पूर्वावन जो जातियां होती है इन्हें भी दो और प्रकार में बांटा गया है। एक तो गाइनो एंड्रोस्पोरस जातियां और एक है आइडियो एंड्रोस्पोरस जातियां। गाइनो का मतलब क्या होता है? अगर
विचित्र बीजाणुदानी या एंड्रोस्पोरेंजियम का निर्माण कहाँ पर हो? अंडदानी वाले तंतु पर ही हो। उन जातियों को गाइनो एंड्रोस्पोरस कहा जाता है। अगर विचित्र बीजाणुदानी का निर्माण अंडदानी वाले तंतु पर नहीं होता है, किसी और पृथक तंतु पर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? आइडियो एंडोस्पोरस कहा जाता है। तो इन दोनों को ही दोनों ही प्रकार के या विचित्र बीजाणुदानी का निर्माण करके उनमें विचित्र बीजाणु बना के विचित्र बीजाणु का अंकुरण करवा के क्या करेंगे? हम बोने नर तंतु का विकास करेंगे। फिर उसमें कुंदानी का निर्माण होगा और उनसे क्या बनेगा? मेल गैमेट बनेगा। तो उसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो पहले हम उसका क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। अगर पोवामन जातियों की बात करें तो पोवामन जातियों में हमें क्या करना है? बोने नर तंतु का विकास करना है। और बोने नर तंतु के लिए जो रिक्वायरमेंट है ओडोगोनियम को, वो क्या है? विचित्र बीजाणु का निर्माण करना। तो पहले हम क्या करते हैं? विचित्र बीजाणु का निर्माण करते हैं। तो विचित्र बीजाणु का निर्माण कैसे करेंगे? तो पहले हमें एक विचित्र बीजाणुदानी का निर्माण करना होगा। और विचित्र बीजाणुदानी का जो निर्माण किया जाता है वह ओडोगोनियम का जो फिलामेंट होता है उसी की ही कोई अंतर्वेशी कोशिका के द्वारा किया जाता है। उस कोशिका का क्या होगा? केंद्रक परिधि से केंद्र की ओर आ जाएगा और फिर इसमें क्या होगा? एक असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है। क्या होता है? असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण एक तो क्या बनती है? एंड्रोस्पोरेंजियम सेल और नीचे की ओर क्या बनती है? सिस्टर सेल बनती है। मतलब विचित्र बीजाणुधानी कोशिका और सिस्टर सेल बनती है। फिर ये सिस्टर सेल बार बार विभाजित होकर अनुप्रस्थ रूप से किसका निर्माण करेगी? एंड्रोस्पोरेंजियम मतलब विचित्र बीजाणुधानियों की श्रृंखला का निर्माण करती है। इस प्रकार जो विचित्र बीजाणुदानी बनती है वह श्रृंखला में बनते हैं। किसके समान बनेंगे? जैसे अपने कुंदानियों की जो श्रृंखला बनाई थी उसी के समान विचित्र बीजाणुदानी की श्रृंखला का यहाँ पर निर्माण होता है। और प्रत्येक विचित्र बीजाणुदानी में क्या है? एक केंद्रक है। अब ये केंद्रक किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है? आगे जाकर यह विचित्र बीजाणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है या एंड्रोस्पोर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विचित्र बीजाणुदानी के अंदर जो केंद्रक है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? यहाँ पर विचित्र बीजाणु में या एंड्रोस्पोर में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इनकी जब यहाँ से डिप्टियां फटेगी तो ये बाहर की ओर मुक्त हो जाएगा। अब जो ये विचित्र बीजाणु है इसका कार्य क्या है? तो यह विचित्र बीजाणु अब तैरता हुआ कहाँ पर जाएगा? अंडदानी के पास जाएगा। जिस तंतु पर अंडदानी लगी हुई है उस तंतु पर अंडदानी के ऊपर या अंडदानी के जो पास की जो कोशिकाएं होती है, क्योंकि अंडदानी का निर्माण कहाँ पर होगा? ओडोगोनियम के फिलामेंट में होगा जो कि सामान्य तंतु पर होगा। और ओडोगोनियम के फिलामेंट में कौन सी कोशिकाएं हैं? और अंतर्वेशी कोशिका है। तो उन अंतर्वेशी कोशिकाओं पर जाकर जहाँ पर ये अंडदानी के पास की जो कोशिकाएं हैं वहां पर जाकर यह विचित्र बीजाणु अंकुरित होगा और अंकुरित होकर एक छोटे आकार के तंतु का निर्माण करेगा, जिसे क्या कहेंगे हम? बोना तंतु कहेंगे। क्या बोला जाएगा? बोना तंतु बोला जाएगा। उस बोने तंतु की जो ऊपरी जो कोशिकाएं होती है वह होती है कुंदानी कोशिका और जो निचली कोशिकाएं होती है वह आकारी कोशिका होती है। और कुंदानी कोशिका में ही किसका निर्माण होगा? अंडदानी के पास ही कुंदानी का निर्माण होगा। और कुंदानी कोशिका के अंदर क्या बनेंगे? पोमड़ों या एंड्रोजोइड बनेंगे, क्योंकि वहीं के वहीं अंडदानी में प्रवेश करके एक सेल को निषेचित कर देंगे। तो इस प्रकार विचित्र बीजाणु का निर्माण होता है। विचित्र बीजाणुदानी से क्या बनते हैं? बोने नर तंतु बनते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए कैसे होगा। तो कोई भी जो कैप युक्त कोशिका है या तो सामान्य तंतु की जो कैप युक्त कोशिका है, मतलब ये तो अंडदानी वाला भी सामान्य तंतु होता है, या तो उसी पर हो जाए उसको बोलेंगे हम गाइनो एंड्रोस्पोरेंजियम जातियां। अगर अंडदानी वाले तंतु पर विचित्र बीजाणुदानी का निर्माण नहीं होता है तो उसे क्या बोलेंगे? आइडियो एंडोस्पोरस। तो इस आधार पर पाठ्यक्रम है। तो कोई भी तंतु की कोई भी कैप युक्त कोशिका यहाँ पर विचित्र बीजाणुदानी मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगी। उसका केंद्रक परिधि से केंद्र की ओर आ जाएगा। फिर उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा, वह भी असमान, जिसके कारण दो कोशिकाएं बनेगी। ऊपरी कोशिका विचित्र बीजाणुदानी कोशिका
और निचली कोशिका सिस्टर सेल। अब सिस्टर सेल में वापस से विभाजन होंगे, जिसके कारण विचित्र बीजाणुदानी की जो कोशिका है उनकी श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा। फिर विचित्र बीजाणुदानी में जो केंद्रक है वह किसके रूप में रूपांतरित हो जाएगा? विचित्र बीजाणु या एंड्रोस्पोर में रूपांतरित हो जाएगा। और जो एंड्रोस्पोर है ये यहाँ से कोशिका भित्ति के फटने पर वाटर में रिलीज हो जाएगा और मुक्त होकर फिर अंडदानी वाले तंतु पर जाएगा। या तो उसी तंतु पर अंडदानी होगी जहां पर विचित्र बीजाणुदानी का निर्माण होगा तो वहीं पर ही जाकर अंकुरित हो जाएगा, या फिर अंडदानी दूसरे तंतु पर है तो वहां जाकर ये अंकुरित हो जाएगा। तो वहां पर अंकुरित होकर क्या बनाता है? ये बोना नर तंतु का निर्माण करता है। और बोने नर तंतु की जो ऊपरी कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं कौन सी होती है? कुंदानी कोशिकाएं होती हैं। और उन कुंदानी कोशिकाओं में क्या बनते हैं? एंथ्रेजोइड्स का या पुंगणु का निर्माण होता है। तो पुंगणु का निर्माण किस प्रकार होगा? जो ऊपरी कोशिकाएं हैं वहां पर भी ऐसे ही कुंदानी बनेगी। फिर इनमें क्या होगा? वर्टिकल डिवीजन होगा, जिसके कारण यहाँ पर प्रत्येक कुंदानी कोशिका में क्या बनेंगे? दो केंद्रक रहेंगे और दोनों ही केंद्रक क्या करेंगे? ये भी पुंगणु बनाएगा, ये भी पुंगणु बनाएगा। तो मतलब एक कुंदानी में दो पुंगणु यहाँ पर बनेंगे। मतलब संरचना अगर देखें तो किस प्रकार बना सकते हैं? जैसे ये कोई अंडदानी है और अंडदानी का निर्माण इसी ओडोगोनियम के तंतु पर यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर क्या है? अंडदानी में एक छोटा सा सूक्ष्म छिद्र होता है। अगर विचित्र बीजाणुदानी मान लिया जाए दूसरे तंतु पर बनी है तो वहां से क्या आएगा? विचित्र बीजाणु आएगा और यहाँ पर या नीचे आधारी सिरे पर अंकुरित होकर क्या बना देगा? यहाँ पर एक बोने नर तंतु का निर्माण कर देगा। और उस बोने नर तंतु पर क्या बनेगी? कुंदानी बनेगी। जो प्रारंभिक अवस्था में तो ऐसी होगी और फिर इनमें एक एक केंद्रक होगा, परंतु बाद में क्या होता है? कुंदानी की प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है और अनुप्रस्थ विभाजन के कारण ये दो दो कोशिकाओं में बट जाता है और प्रत्येक कोशिका का केंद्रक एक मेल गैमेट या एंथ्रेजोइड बनाता है, जो कि यहाँ से रिलीज होगा और इस अंडदानी में प्रवेश करके एक सेल को फर्टिलाइज करने का कार्य करेगा। इस प्रकार पूर्वामन जातियों में कुंदानी का निर्माण संपन्न होता है। इसके बाद हम देखते हैं अंडदानी। अब अंडदानी का निर्माण कैसे होता है, जिसको भी हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। अंडदानी की बात करें तो अंडदानी क्या है? मादा जनन संरचना है। क्या है यह? मादा जनन संरचना है। अब अंडदानी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होगा? तो ओडोगोनियम के फिलामेंट पर ही होगा। और ओडोगोनियम के फिलामेंट की जो अंतर्वैसी कोशिका होती है वह इसके निर्माण में भाग लेती है। इस कोशिका को क्या कहेंगे हम? अंडदानी मात्र कोशिका। क्या बोलेंगे? अंडदानी मात्र कोशिका या oogonia मदर सेल। इस कोशिका में क्या होगा? पहले केंद्रक परिधि से केंद्रित की ओर आ जाएगा। फिर इस केंद्रक में क्या होगा? एक असमान अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके कारण क्या होगा? एक तो बड़ी कोशिका बनेगी जिसे क्या बोलेंगे हम? अंडदानी। और जो छोटी कोशिका बनेगी उसे क्या बोलेंगे हम? सपोर्टिंग सेल। क्या बोला जाएगा? ऊपरी जो कोशिका होगी उसे तो क्या बोलेंगे हम? अंडदानी। और जो निचली जो कोशिका होगी उसे क्या बोलेंगे? सपोर्टिंग सेल। अब जो यहाँ पर जो ये सपोर्टिंग सेल होती है या जो आधारी कोशिका होती है, आधारी कोशिका को क्या बोल रहे हैं हम? सपोर्टिंग सेल। तो जो ये सपोर्टिंग सेल है यह बहुत सारी अंडदानियों को बना सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो सपोर्टिंग सेल होती है वो बार बार अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होकर अंडदानी के एक श्रृंखला का निर्माण कर सकती है। परंतु मैक्सिमम केस में केवल यहाँ पर एक ही अंडदानी बनती है, परंतु बना तो सकती है। अब जो अंडदानी है इसमें क्या होगा? धीरे धीरे इसके जीव द्रव्य की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी, जिसके कारण जो ये अंडदानी कोशिका है इसका आकार कैसा हो जाएगा? बड़े आकार की हो जाएगी तथा गोलाकार हो जाएगा। और इसका जो जीव द्रव्य तथा केंद्रक है और केंद्र में एकत्रित होकर एक सेल का निर्माण कर लेता है, जिसे अंडगोलक भी कहा जाता है। क्या होगा? केंद्र और जो जीव द्रव्य है वह केंद्र में आकर स्थानांतरित हो जाता है और यहाँ पर एकत्रित होकर
एक बड़े एक सेल का या अंडगोलक का निर्माण कर देता है। और अंडदाने का जो ये शीर्षस्थ भाग है, यहाँ पर जो ऊपरी भाग है, यहाँ पर कुछ मात्रा में जो रंगहीन जीव द्रव्य है वह एकत्रित हो जाता है। मतलब जो काचा जीव द्रव्य होता है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा और यहाँ पर एक रिसेप्टर रीजन या ग्राही क्षेत्र का निर्माण कर देगा। इस ग्राही क्षेत्र के द्वारा ही जो कोमड़ू होते हैं वह प्रवेश करते हैं। मतलब जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो कोमड़ू आएंगे वो कहाँ से एंटर करेंगे इस अंडदाने में, तो इस ग्राही क्षेत्र से या रिसेप्टर रीजन से प्रवेश करेंगे। और इसमें प्रवेश करके उनमें से एक कोमड़ू इस एक सेल के साथ फ्यूज होकर क्या कर देगा, इसे निषेचित कर देगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट यहाँ से फिर अलग हो जाएगा तंतु के टूटने पर और मुक्त रूप से पड़ा हुआ रहता है और जाइगोट एक विश्रामी अवस्था में आ जाता है। इस दौरान क्या होता है, जाइगोट के चारों ओर 3 मोटी भित्तियों का निर्माण हो जाता है। एक तो एक्सोस्पोरियम क्या बन जाएगी, एक्सोस्पोरियम, एक मीजोस्पोरियम और एक एंडोस्पोरियम। मतलब जैसे ही यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, oospore के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक विश्रामी अवस्था होती है। और इस दौरान क्या होगा, जाइगोट के चारों ओर एक्सोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम 3 भित्तियों का निर्माण हो जाता है। और कुछ समय तक वह विश्रामी अवस्था में रहता है। फिर कुछ समय पश्चात उसकी एक्सोस्पोरियम फट जाती है और जो मीजोस्पोरियम एंडोस्पोरियम होती है यह भी रेप्चर हो जाएगी या फट जाएगी। और उसके बाद उसका जो जीव द्रव्य और जो केंद्रक होगा, द्विगुणित केंद्रक, उसमें क्या होता है, या उसके जीव द्रव्य में क्या होता है, विभाजन होता है। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण 4 जीव द्रव्य खंडों का निर्माण होता है। अब वो चारों ही जो जीव द्रव्य खंड है वो क्या क्या बना सकते हैं, या तो वह चारों ही जो जीव द्रव्य खंड है 4 जूस्पोर का निर्माण कर देंगे या 4 चल बीजाणु का निर्माण कर सकते हैं। और जो चारों ही जो चल बीजाणु होंगे वह अंकुरित होकर क्या बनाएंगे, वापस से ओडोगोनियम के न्यू फिलामेंट का निर्माण करेंगे। मतलब जो जाइगोट होगा, जाइगोट का जो जीव द्रव्य होगा उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण क्या बनेगा, 4 जीव द्रव्य खंड बनेंगे। प्रत्येक जीव द्रव्य खंड में जो केंद्रक है वो किसके रूप में रूपांतरित हो जाता है, जूस्पोर के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और उसे क्या कहा जाता है, मियोजूस्पोर कहा जाता है, क्योंकि उस जूस्पोर का निर्माण के पहले क्या हो चुका है, अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है, जिसे मियोजूस्पोर, अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मियोसिस। इसी कारण यहाँ पर जो जूस्पोर या चल बीजाणु बनेगा उसे क्या बोलेंगे, मियोजूस्पोर बोलेंगे। अब वो जो जूस्पोर होगा वो कैसा होगा, इस प्रकार का ही होगा। फिर यह मुक्त रूप से गमन करता रहता है वाटर में और किसी विशिष्ट स्थान पर अपनी कशाभिकाओं को त्याग कर अनुप्रस्थ विभाजन करता है, जिसके कारण एक तो आधारी सेल, एक ऊपरी कोशिका बनती है। आधारी सेल तो होल्ड पार्श्व बनाएगी और ऊपरी कोशिका बार बार अनुप्रस्थ विभाजन से क्या बनाएगी, ओडोगोनियम के न्यू फिलामेंट का निर्माण कर देती है। तो हम oospore का अंकुरण यानी जाइगोट का भी अंकुरण को डायग्राम की सहायता से देख लेते हैं। oospore के अंकुरण की बात की जाए, किसके अंकुरण की, oospore के अंकुरण की। oospore के कब अंकुरित होगा, अनुकूल परिस्थितियों में होगा, क्योंकि उस स्पोर के चारों ओर क्या है, 3 भित्तियां हैं, एक तो एक्सोस्पोरियम, एक मीजोस्पोरियम और एक एंडोस्पोरियम। जो आपको ये भित्तियां दिखाई दे रही है, बाहर की तो एक्सो, मध्य की मीजोस्पोरियम और अंदर की एंडोस्पोरियम। और इन भित्तियों की वजह से ये प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर रहा है। तो कुछ समय तक तो ये ऐसे ही वाटर बॉडीज में पड़ा हुआ रहता है, परंतु फिर जब भी अनुकूल परिस्थितियां होती है तो इसमें अंकुरण होता है। अंकुरण के दौरान क्या होगा, इसका जो जीव द्रव्य युक्त केंद्रक युक्त जो जीव द्रव्य है इसमें क्या होगा, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण इसके अंदर 4 जीव द्रव्य खंडों का निर्माण होता है और प्रत्येक जीव द्रव्य खंड में एक केंद्रक रहेगा। इसी दौरान क्या होगा, इसकी जो भित्तियां हैं वह फट जाती है और जो ये जीव द्रव्य खंड है वह 4 चल बीजाणुओं का निर्माण करते हैं।
एक जीव द्रव्य खंड एक चल बीजाणु का निर्माण करेगा, चारों ही कितने करेंगे, 4 चल बीजाणु बनाएंगे। और इन चल बीजाणुओं को कहा जाता है मियोजूस्पोर। क्या कहा जाता है, मियोजूस्पोर, क्योंकि इसका निर्माण अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप हुआ है। अब जो ये मियोजूस्पोर है, यहाँ से जाइगोट से मुक्त होने के पश्चात कहाँ पर तैरेंगे, वाटर बॉडीज के अंदर तैरते रहते हैं। फिर किसी आधारी सतह पर जाकर वाटर बॉडीज में ही या किसी सब स्ट्रेटम पर जाकर वहां पर अपनी कशाभिकाओं को त्याग देते हैं तथा कैसे हो जाते हैं, कशाभिकाहीन हो जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण एक तो अपर सेल जो कि बड़ी होगी और एक बेसल सेल जो कि छोटे आकार की होगी, कोशिका का निर्माण होता है। बेसल सेल आगे जाकर क्या बनाएगी, ये तो होल्ड फास्ट का निर्माण करेगी, जो कि तंतु को आधारी सतह से चिपकाए रखने में मदद करते हैं। जबकि जो अपर सेल होती है, इसमें बार बार अनुप्रस्थ विभाजन से या बार बार विभाजित होकर किसका निर्माण करेगी, नए यूरोगोनियम के थैलस का निर्माण करेगी। जैसा कि हमने अलैंगिक जनन जो चल बीजाणु द्वारा जो अलैंगिक जनन हो रहा था वहां पर किया था, वैसे ही प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। तो इस प्रकार यूरोगोनियम के थैलस का निर्माण होगा लैंगिक जनन के फलस्वरूप। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूरोगोनियम की जो लाइफ साइकिल है, इसका हम लाइनर डायग्राम कैसे बनाएं। तो लाइनर डायग्राम बनाने के लिए हमें इसका पूरा रिप्रोडक्शन याद होना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन सी स्टेप आई, कौन कौन सी स्टेप के दौरान क्या क्या बना। तो उन स्टेप्स को हम देखते हुए इसका एक लाइनर डायग्राम बना सकते हैं। तो बनाते हैं हम इसका लाइनर डायग्राम। ये डायग्राम की बात की जाए तो लाइनर डायग्राम कैसे बनाते हैं, जैसे यूरोगोनियम का फिलामेंट है, ये कौन सा फिलामेंट लिया है हमने, द्विलिंगी फिलामेंट लिया है। इसी के ऊपर क्या होगा, मादा जनन संरचना भी बनेगी और नर जनन संरचना भी बनेगी। मादा जनन संरचना के रूप में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एंथ्रीडियम का या कुंडानी का निर्माण होगा। और कुंडानी का निर्माण कहाँ पर होगा, उदरीगी जातियों की बात कर रहे हैं तो कुंडानी का निर्माण सामान्य आकार के नरतंतु पर बनेगा और अंडदानी का निर्माण भी वहीं पर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर द्विलिंगी फिलामेंट है। तो जिस फिलामेंट पर कुंडानी बनेगी उसी पर ही अंडदानी बनेगी। कुंडानी के ऊपर क्या बनाएगा हमने, एंथ्रेजोइड्स मतलब पुंगड़ू बनाएंगे और अंडदानी के में क्या बनाएगी, एक सेल बनाएगी। जब एक सेल और एंथ्रेजोइड आपस में मिले तो इनमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, निषेचन की प्रक्रिया हुई और उससे क्या बना था, जाइगोट बना था, जो कि एक द्विगुणित संरचना थी। फिर जाइगोट किसके रूप में कन्वर्ट हो गया था, oospore के रूप में कन्वर्ट हो गया था, जो कि विश्रामी अवस्था होती है। फिर oospore में जब अंकुरण होता है उस दौरान क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिसके कारण क्या बनते हैं, 4 मियोजूस्पोर बनते हैं और प्रत्येक मियोजूस्पोर अंकुरित होकर क्या करता है, यूरोगोनियम के नए फिलामेंट का निर्माण कर देता है। इस प्रकार हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है किनमें, कुदीर्घी द्विलिंगाशयी जातियों में। अगर हम कुदीर्घी एक लिंगाशयी जातियों की बात करें, किनकी, एक लिंगाशयी, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, तो जो यूरोगोनियम का जो फिलामेंट है, एक को तो हम क्या मानेंगे, मेल फिलामेंट मानेंगे और जो दूसरा फिलामेंट होगा यूरोगोनियम का उसे मादा फिलामेंट मानेंगे। मेल फिलामेंट के ऊपर क्या बनाएंगे हम, एंथ्रीडियम और जो फीमेल फिलामेंट होगा उसके ऊपर यूरोगोनियम बना देंगे। और इसी प्रकार ये चलता रहेगा, निषेचन से जाइगोट बन जाएगा, वो स्पोर बन जाएगा, फिर मियोसिस डिवीजन के द्वारा मियोजूस्पोर बन जाएगा। जिनमें से जितने मतलब यहाँ पर क्या कितने मियोजूस्पोर बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 में से 2 तो किसका करेगा, मादा फिलामेंट का निर्माण करेंगे और 2 किसका करेंगे, नर फिलामेंट का निर्माण करेंगे। इस प्रकार कुदीर्घी एक लिंगाशयी जातियों में लाइफ साइकिल का लाइनर डायग्राम बना सकते हैं। अगर हम पुवामन जातियों की बात कर लें तो पुवामन जातियों में यहाँ पर दूसरा केस हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था पुवामन जातियाँ भी पुंग बीजाणुधानी के निर्माण के आधार पर या एंड्रोस्पोरेंजियम के निर्माण के आधार पर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो गाइनो एंड्रोस्पोरस, कौन सी, गाइनो एंड्रोस्पोरस जातियां। अब गाइनो एंड्रोस्पोरस जातियां मतलब
यहाँ पर जो बीजाणुदानी बनेगी वह कहाँ पर बनेगी, अंडदानी वाले तंतु पर ही बनेगी। जैसे मान लिया जाए ये क्या है, ऊडोगोनियम का फिलामेंट है। कौन सा फिलामेंट है, ऊडोगोनियम का फिलामेंट या ऊडोगोनियम का फिलामेंट है। और ऊडोगोनियम का ये कौन सा फिलामेंट है, मादा फिलामेंट है। तो इसी के ऊपर क्या होगा, विचित्र बीजाणुदानी का निर्माण होगा। क्या होगा, विचित्र बीजाणुदानी का निर्माण होगा। इसी कारण से क्या कहेंगे हम, गायनोएंड्रोस्पोरस कहेंगे। क्या कहेंगे, गायनोएंड्रोस्पोरस कहेंगे। तो इसी के ऊपर क्या बनेगी, एक तो एंड्रोस्पोरेंजिया बनेगी, एंड्रोस्पोरेंजिया मतलब विचित्र बीजाणुदानी बनेगी। और साथ में जो अंडदानी है वह भी किस पर ही है, इसी के ऊपर ही है। विचित्र बीजाणुदानी के अंदर क्या बनेंगे, विचित्र बीजाणु बनेंगे। और अंडदानी के अंदर क्या बनेगी, एक सेल बनेगी। अब विचित्र बीजाणु यहाँ से मुक्त होकर, किससे, विचित्र बीजाणुदानी से, अंडदानी के पास यहाँ पर जाकर अंकुरित हो जाएंगे। और विचित्र बीजाणु अंडदानी पर अंकुरित होकर, मतलब अंडदानी के पास अंकुरित होकर क्या बनाएंगे, क्या बना देंगे, पुंदानी का निर्माण कर देंगे, मतलब पुवामन का। पुवामन मतलब बोना नर तंतु का निर्माण कर देंगे। पुवामन क्या है, बोना नर तंतु है। और पुवामन में क्या होगा, पुंदानियां होंगी, जिसके अंदर क्या बनेगी, मेल गैमेट बनेंगे। क्या बनेंगे, मेल गैमेट या एंट्रेजोइड बनेंगे, जो कि कशाभिका युक्त होंगे। यहाँ से एक से, यहाँ से मेल गैमेट क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट फिर ऊस्पोर में, और ऊस्पोर में अंडसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे, मियोजूस्पोर बनेंगे। और मियोजूस्पोर वापस से ओगोनियम के फिलामेंट का निर्माण कर देंगे। अगर जातियां कौन सी है, आइडियो एंडोस्पोरस है। कौन सी, आइडियो एंड्रोस्पोरस है। तो आइडियो एंड्रोस्पोरस में क्या होगा, ऊडोगोनियम का जो फिलामेंट होगा वो कौन सा होगा, सामान्य फिलामेंट होगा। इसके ऊपर क्या बनेगी, मतलब इस फिलामेंट के ऊपर अंडदानी नहीं होगी, ये याद रखना है आपको। और इसके ऊपर क्या बनेगी, केवल विचित्र बीजाणुदानी बनेगी। और जो ऊडोगोनियम का जो दूसरा फिलामेंट होगा, कौन सा वाला, मादा फिलामेंट, उसके ऊपर क्या बनेगी, अंडदानी बनेगी। विचित्र बीजाणुदानी के अंदर क्या बनेंगे, विचित्र बीजाणुदानी के अंदर विचित्र बीजाणु बनेगी। विचित्र बीजाणु यहाँ से मुक्त होकर इस दूसरे तंतु की जो अंडदानी होती है, अंडदानी के पास की जो कोशिकाएं होती है, अन्य कोशिकाएं जो होगी, वहां पर जाकर क्या होंगे, अंकुरित होंगे। और अंकुरित होकर वहां पर क्या बनाएंगे, एक बोने नर तंतु या पुवामन का निर्माण करेंगे। बोने नर तंतु को हिंदी में क्या कहा जाता है, पुवामन है। उसे क्या कहा जाता है, पुवामन कहा जाता है। और वहां पर अंकुरित होकर क्या बनाएंगे, बोने नर तंतु का निर्माण करेंगे। और बोने नर तंतु में क्या होगी, पुंदानियां होगी, जिसमें क्या बनेंगे, पोमुड़ो बनेंगे। उसके डेवलपमेंट की प्रोसेस मैंने आपको बताई दी। और फिर पोमुड़ो बनने के पश्चात अंडदानी के अंदर जो एक सेल बनेगी, उससे वह फ्यूज होकर या उसे फर्टिलाइज करके यहाँ पर क्या बना देंगे, जाइगोट का निर्माण कर देंगे। जाइगोट से क्या हो जाएगा, ओस्पोर बन जाएगा। ओस्पोर में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण मियोजूस्पोर बनेंगे। और मियोजूस्पोर वापस से अंकुर मतलब अपनी कशाभिकाओं को त्याग कर और अनुप्रस्थ विभाजन करते हुए क्या करेंगे, ओडोगोनियम के फिलामेंट का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार इनकी 4 लाइफ साइकिल हम बना सकते हैं हमारे IQ लेवल को इस्तेमाल करते हुए। तो आज हमने ओडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया है। अब अगले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हम न्यू एल्गी का जो मेंबर है, जैसे कोलियोकीट है या कारा है, उनमें से कोई भी एक मेंबर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।